आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। जहां सब कुछ अवेलेबल हो, साइकिल पर भी जाए तो अपना काम हो जाए। हमने इस प्रकार के मॉडल को डेवलप करना ही होगा और जब ये डेवलप करेंगे तो अपने आप शहर के भीतर भी कई छोटे छोटे शहर बन जाते हैं और वो एक प्रकार से पूर्ण शहर बन जाते हैं। हम उस विचार को लेकर के कैसे आगे बढ़े, तो स्मार्ट सिटी के इस कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाना है। दुनिया की बराबरी करने वाले हमारे स्मार्ट सिटी की दिशा में हमें कदम उठाना है। एक कंपोजिट योजना के साथ अर्बन इंडिया का हमारा विजन क्या है उसको लेकर के हम आए हैं और ये योजना सरकार में बैठ करके कागज पे बनाई हुई ये योजनाएं नहीं है। शायद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में कंसल्टेशन पहले कभी नहीं हुआ होगा। इतना कंसल्टेशन इस योजनाओं को चरितार्थ करने के लिए लगाया गया है। सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा गया, उनसे पूछा गया, उनसे जानकारी ली गई है, उनकी समस्याओं को समझा गया है। छोटे छोटे गरीब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए संसद में कानून लाया गया है जो आने वाले सत्र में पारित होगा। तो हम विकास चाहते हैं, हर को जोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति को भी ध्यान देना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आज 25 जून ये शहरी भारत विज्ञान भवन में एकत्र आकर के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके से आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगा। मैं उन नगर पालिका के अध्यक्षों से कहना चाहता हूं, उन महानगर पालिका के अध्यक्षों को कहना चाहता हूं, कल्पना कीजिए आप 80 साल की उम्र के होंगे, आपका पोता उंगली पकड़ करके आपके साथ चलता होगा, तब आपके दिल में इच्छा क्या होगी? जरा कल्पना कीजिए। मैं दावे से कहता हूं आपके दिल में इच्छा ये होगी कि छोटा पोता जो ज्यादा कुछ समझता नहीं, उंगली पकड़ करके वहां ले जाएंगे और कहेंगे देखिए ये भवन है ना, मैं जब अध्यक्ष था ना मैंने बनाया था। ये जो गांव में तालाब है ना, मैं जब अध्यक्ष था ना मैंने बनाया था। हर किसी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अपने कार्यकाल में अपने शहर को कोई अच्छा नजराना दे करके जाए। ये इरादा लेकर के जाते हैं कि मुझे 5 साल का कार्यकाल मिला है, मुझे 3 साल का कार्यकाल मिला है, जनता जनार्दन ने मुझे अवसर दिया है, मैं मेरे नागरिकों के लिए ये करके जाऊंगा। और उसका जो संतोष मिलेगा ना, वो अद्भुत संतोष होगा, अद्भुत संतोष होगा। जीवन भर जीने के लिए वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बना रहता है। अपने पोते के पोते भी अगर आपके आंखों के सामने है तो आपका मन करेगा कि अपना उस अचीवमेंट उसको बता के जाए। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ बादल ने कहा है कि नशे की समस्या सारे मुल्क की समस्या है, पर इस खिलाफ जंग सिर्फ पंजाब लड़ रहे कुछ सियासी पार्टियां इस हकीकत तो मुकर रहे हो के बहादुर ते मेहनती पंजाबियों नूं बेवजह बदनाम कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब विच किसी भी किस्म का नशा पैदा नहीं हुंदा, पर इस सूबे वालों नशियां दे तस्करां खिलाफ की सख्त कार्रवाई नूं गलत ढंग दे नाल प्रचारिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब कौमांतरी सरहद दे नाल लगदा सूबा है, जिस करके तस्करां ने गुआंढी मुल्कां तो हेरोइन वर्गे नशियां दी सप्लाई लई सूबे नूं ड्रग रूट वजों वरतण दी कोशिशां कीतियां, पर पंजाब सरकार ने अपने पद्धर ते सख्त कदम चुकदियां तस्करां दी इस सप्लाई लाइन नूं तोड़न विच सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक नशे भी पंजाब विच तैयार नहीं हुंदे, पर जदों साडी सरकार ने सिंथेटिक नशियां दा कारोबार करन वालियां दे खिलाफ कार्रवाई की तां साडे इन्हां यत्नां नूं सियासी पार्टियां ने गलत ढंग दे नाल पेश करना शुरू कर दिता है। पंजाब विच नशे छड्डण वालियां दे मुड़ वसेबे दे लई कीते जा रहे उपरालियां दा जिक्र करदा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वालों हरेक जिले विच नशा मुक्ति ते मुड़ वसेबा केंद्र बनाए जा रहे हैं, ताकि नशियां दे आदि इस आदत तो छुटकारा पाउण दा तो बाद मुड़ वसेबा केंद्रां राहीं अपना जीवन मान सत्कार दे नाल गुजार सकण। हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सरकार दे वल्लों अपने 2.5 साल पूरे होने ते उन्हां च जश्न का आयोजन किया गया। इस समागम च मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत कई सीनियर आगू ते मंत्री शामिल हुए। इस दौरान पहुंचे आगुआं ने पिछले 2.5 सालों विच वीरभद्र सरकार वल्लों कीतियां गईयां प्राप्तियां बारे दस्सिया। बारिश तो बचण दे लई समागम वाली थां ते वाटरप्रूफ व्यवस्था की गई। इस मौके सुरक्षा दे भी करड़े इंतजाम किए गए। ये जो रैली है वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 2 साल जो हुए हैं उसकी रैली। ये रैली आज से 6 महीने पहले होनी चाहिए थी, मगर ये 2.5 साल में हो गई। तो ये इस रैली को आप ये समझिए कि हमारे सरकार के कार्यकाल के जो 2 साल है उसकी रैली है, और तीसरे साल की रैली भी समय के अंदर और जगह पर होगी, फिर चौथी रैली होगी और उसके बाद चुनाव होंगे। ये आपको बताना चाहता था मैं। और आज हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने 1 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले जो कांग्रेस पार्टी के वो प्रदेश के शासन किया सौंपा था, ये उसकी सालगिरह है। उधर वीरभद्र सरकार दे 2.5 साल पूरे होने ते विरोधी धिरां वालों सरकार ते कई दोष लाए जा रहे हैं। भाजपा आगू सतिंदर सत्ती का कहना है कि सूबा सरकार इस तरह के समागम करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। एक तो बड़ी हैरानी हो रही है हिंदुस्तान में, शायद राजनीति के क्षेत्र में जो पहली बार होगा कोई सरकार अपना 2.5 साल मना रही है। अब वो क्यों मना रहे हैं, उनको विश्वास नहीं है 3 साल पूरा होने के भी या 5 साल पूरा होने के, ये कांग्रेस के लोग इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ तक कांग्रेस पार्टी की 2.5 वर्ष की उपलब्धियों का विषय है। कांग्रेस पार्टी को 1.5 वर्ष पूरा होने पे लोकसभा के चुनावों में लोगों ने उनकी उपलब्धियों का चुनावों में जवाब दे दिया था, जिसमें चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी हारी। जैसा मैंने पहले भी बोला है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता उभर गए हैं जो मुख्यमंत्री जी की बड़ी बड़ी रैलियां करवाते हैं, उसमें पैसा इकट्ठा करते हैं, कुछ उसमें से चंद पैसे खर्च दिए जाते हैं, बाकी सब घर को इकट्ठा करके ले जाते हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार की 2.5 साल की तो कोई उपलब्धियां ऐसी नहीं हैं जिनको लेकर कोई जश्न मनाया जा सके, पर फिर भी हर व्यक्ति, हर संस्था, हर पार्टी अपना जन्म दिवस जरूर मनाती है, वो परंपरा चली आ रही है। परंतु ये 2.5 साल बाद जश्न मनाना, इसका कोई औचित्य हमें नज़र नहीं आता। और संयोग है कि जिस दिन इनके 2.5 साल पूरे हो रहे हैं वो दिन भी काले दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 25 जून को इमरजेंसी लगी थी 1975 में। इसलिए हमारा तो ये कहना है कि ये 2.5 साल के काले अध्याय को 25 जून काले दिवस के रूप में ये मनाने जा रहे हैं। ते उधर लुधियाना के समराला चौक उत्ते CTO की बस दियां ब्रेकां फेल होने की खबर सामने आई है। दस्सिया जा रहा है कि इस हादसे च 3 जणियां की मौत हो गई है, जबकि कई जने इसकी चपेट विच आके जख्मी हो गए हैं, जिन्हां नूं इलाज के लिए हस्पताल दे विच
ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। उधर बरनाला च मेल कलां नेड़े होए एक सड़क हादसे च 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे दे विच 3 जने जख्मी होए हैं। यह हादसा एक डिजायर कार अते तेल कैंटर की सीधी टक्कर के कारण वापरिया। मृतकों च पिंड दौला दा सरपंच अमरीक सिंह, अमृतसर दा गोगा सिंह अते गंगानगर दा सरवेज शामिल है, जबकि पंजाबी गायक गुलाम जुगनी दा भरा काला गुरप्रीत सिंह अते कुलविंदर सिंह बिलासपुर जख्मी होए हैं। जख्मियों नूं पटियाला दे सरकारी हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। एक्सीडेंट स्विफ्ट कार का अज सवेरे स्विफ्ट कार एक बरनाला वालों लुधियाना नूं जा रही सी। जदों वो वजीद के पिंड तो अगे सहजड़ा के नज़दीक पुजी तो सामने तो एक तेल टैंकर आ रहा सी, जिहदे नाल उहदी टक्कर हो गई। उस कार दे विच 6 व्यक्ति सवार सन, जिन्हां विचों 3 दी मौत हो चुकी है ते 3 बंदे सीरीयस सीगे, जिन्हां नूं अगे रैफर किया जा चुका। पुलिस वालों दोषी की भाल की जा रही है तो मुदईयां की शनाख्त करने तो बाद, इंजणां की शनाख्त करने तो बाद असी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने वारस आए हुए ने, असी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अगली इधरों सवेरे जाते तो 6 बजे जी कितने इधर रैकोट साइड से जी 6:25-30 के एक्सीडेंट हो गए। दुध कैंटर नाल दसदे ने जी, उत्थे 2 की मौके पर डैथ हो गई, 1 की हस्पताल हो गई, 3 नूं रैफर करता जी, 2 पटियाले करते, 1 लुधियाने करता जी। उधर पंजाब के जिला संगरूर के छोटे जहे पिंड खानपुर के रहने वाले जिंदल परिवार के बेटे बॉबी जिंदल के अमरीका के राष्ट्रपति अहुदे लई उम्मीदवार बनने ते पिंड विच खुशी का माहौल है, जिथे पिंड वाले बॉबी की जित लई दुआवां कर रहे हैं। उत्थे ही उन्हां दा कहना है कि बॉबी एक बार पिंड जरूर आउण। पंजाब के जिला संगरूर के छोटे जे पिंड खानपुर के रहने वाले बॉबी जिंदल, जो कि अमरीका के लुधियाना स्टेट के गवर्नर ने अते हुण अमरीका के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार ने। पिंड विच बॉबी के लिए खुशी का माहौल है। पिंड वालों का कहना है कि जिंदल परिवार के पूरे पिंड नूं माण है अते जिंदल परिवार के इस बेटे ने जिथे अमरीका दे विच अपनी सफलता के झंडे लहराए ने, उत्थे ही बॉबी का परिवार पिंड विच भी खूब मेहनती रहा सी। उसके पिता भी अपनी क्लास विच सब तो होशियार सन। बॉबी जिंदल के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऐलान होने तो बाद पिंड वालियां दे विच खुशी का माहौल है। उन्हों का कहना है कि बॉबी ने दुनिया के सब तो ताकतवर देश के विच अपनी सफलता का झंडा लहराया है। पिंड के सरपंच रणवीर सिंह का कहना है कि उन्होंने पिंड के लिए माण वाली गल है कि उन्होंने पिंड के बॉबी जिंदल दुनिया के ताकतवर देश अमरीका के विच राष्ट्रपति अहुदे लई उम्मीदवार ने। उन्होंने कहा कि वो ईश्वर अगे दुआ करते हैं कि बॉबी जरूर कामयाब होण अते राष्ट्रपति बनने तो बाद वो अपने पिंड भी जरूर चक्कर मारन। साडे पिंड लई बहुत वड्डी माण वाली गल आ कि बॉबी जिंदल जिन्हां दा पिछोकड़ खानपुर दा अज वो अमरीका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। साडे बजुर्ग दसदे हुंदे आ जी भी उन्हां दा पिछोकड़ आ जी वो खानपुर दा जी, ते सानू पूरा विश्वास है जी भी राष्ट्रपति बनने तो बाद वो पिंड गेड़ा जरूर मारनगे। असीं जी साडे बजुर्गों तो सुनते हैं, वो साडे पिंड पहलां रहिंदे हुंदे सी, इत्थों हुण वो शिफ्ट करके मलेरकोटला चले गए। उदों बाद बॉबी जिंदल जी अमेरिका चले गए। उन्होंने गवर्नर की चोण भी लड़ी है, पहलां 2 बार वो गवर्नर रह चुके हैं अमेरिका के। सानू बड़ी माण वाली गल है। हुण भी सानू आस है भी वो अपने राष्ट्रपति की चोण लड़न जा रहे हैं। आस है भी वो जितणगे। पिंड वासियों नूं भी बॉबी जिंदल तो काफ़ी उम्मीदां ने। पिंड के क्लब के प्रधान गुरनाम सिंह का कहना है कि पिंड के बॉबी जिंदल का परिवार काफ़ी मेहनती सी। उसके पिता इंजीनियर सन ਅਤੇ बॉबी के जन्म तो 2-3 साल बाद ही वो अमरीका चले गए सन। उन्हों का कहना है कि बॉबी बहुत छोटे सन जद इत्थों चले गए सन। हुण उन्हों दा पिंड नाल कोई लगाव है जां नहीं ये तां नहीं पता, पर हुण उन्हों नूं अपने पिंड लई कुछ जरूर करना चाहिए तां जो सारा पिंड उन्हों नूं याद करे। पिंड वासियों का कहना है कि जेकर वो चुनाव जीत के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अपने पुरखों की याद विच इत्थे कुछ ना कुछ जरूर बनवाउणगे। बॉबी जिंदल जी को वो बचपन में चले गए, हो सकता है अपने गांव से कोई लगाव है या नहीं है। हम ये सोचते हैं कि उनके फोरफादर का गांव तो ये है, उनको अपने पुरखों की रिस्पेक्ट के लिए अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर उनको सोचना चाहिए।
उसके लिए अगर वो कुछ कर सकते हैं तो ये हम उनसे उम्मीद रखते हैं। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਬੀ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਬੌਬੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰਚੰਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛਲਾਂਗ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੌਬੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਕੌਮਿਤਾ ਮਿਨਹਾਸ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि नगर निगम को आप देखिए 30 जून 2014 तक, अब याद कर सकते हैं सदन में बैठे हुए लोग पक्ष विपक्ष के कि 30 जून 2014 को दिल्ली की जो व्यवस्था थी वो कहां थी, उसका केंद्र कहां था, किसके अधीन थी, कौन चला रहा था। 30 जून 2014 तक 759 करोड़ रुपए की राशि मिली थी और आज मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, तथ्य रख रहा हूं, और ये आज नहीं किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम नहीं तो 15 दिन पहले इसको एग्जीक्यूट करा चुके हैं। 30 जून 2014 तक 759 करोड़ रुपए मिले थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इस साल 30 जून 2015 तक 1131 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 49% एक्स्ट्रा दिया जा चुका है नगर निगम को। ये मैं तो अध्यक्ष महोदय 1131 करोड़ 2014-15-16 में स्थानीय निकायों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता में 2,850 करोड़ रुपए कर संग्रह में हिस्सेदारी के रूप में 1,394 करोड़ रुपए स्टैंप और पंजीकरण शुल्क और पार्किंग शुल्क में हिस्सेदारी से संबंधित हैं। शहरी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए हम इस वित्त वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों को योजना निधि के रूप में 1664 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखते हैं। हमारी सरकार नगर निगमों को हर संभव सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। नगर निगमों को पिछले वर्षों में इस अवधि तक जो डेटा मैंने आपके सामने रखा वो मैंने बताया कि 49% हम एक्स्ट्रा दे चुके हैं। लेकिन स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधन बढ़ाने और बढ़ते हुए खर्च पर नियंत्रण के लिए भी प्रेरित करते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने साधन भी बढ़ाएं, अपने आय के साधन भी बढ़ाएं, ताकि हमने उनसे अपील की है, हमने केंद्र सरकार से सहयोग की अपील भी की है, ताकि हम नगर निगम की पूरी मदद कर सकें, और लगातार उनकी गाइडेंस हम इसमें कर रहे हैं। मैं इस सम्मानित सदन के जरिए नगर निगमों से भी अपील करता हूं कि वे अपनी कार्यप्रणाली को सुचारू बनाएं, ताकि आने वाले महीनों में नगर प्रबंधन में कोई खामी ना आए और इस महान राज्य के लोगों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष ये जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं इस सरकार की राजनीति है कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। और चाहे वो चुनाव रहा हो, चाहे चुनाव प्रचार रहा हो, चुनाव के बाद सरकार चलाने का तरीका रहा हो, इसमें राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए। और आज लगभग 4 महीने के अनुभव के बाद यहां खड़े होकर मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि अब हम राज्य नीति, यानी कि राज्य को चलाने की नीति में भी बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं, व्यापक परिवर्तन कर रहे हैं। और पहले ही बजट में पार्टिसिपेटरी तरीके से बजट तैयार करना इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिलेगी, बल्कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकने में भी काफी मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि जनता के पैसे का कारगर और प्रभावी इस्तेमाल हो, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिकों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से, उनके महत्व के हिसाब से योजनाओं को अंजाम दिया जा सके। इससे नागरिकों को सक्रिय और एकजुट रखने में भी मदद मिलती है। ये एक अलग सोशल डायनामिक्स है कि जब लोग सब कट गए
दिल्ली में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन जब मोहल्ला सभाएं होती हैं, हमने ये पार्टिसिपेटरी बजटिंग की प्रोसेस में देखा कि जब मोहल्ला सभाएं होती हैं तो सब एक दूसरे को पड़ोस के लोग आपस में बात करके आते हैं कि भाई हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने मोहल्ले के लिए अपने जो पैसा आ रहा है सरकार से, क्योंकि डिसीजन हमको लेना है, तो आपस में संवाद बढ़ रहा है लोगों का, आपस में लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और इसका बड़ा लक्ष्य जो है वो यही है कि लोकशाही ऊपर से नहीं नीचे से चली जाए। तो ये एक बड़ी पहल है पार्टिसिपेटरी बजटिंग, दुनिया के कई देशों में ये होती रही है। मैं एक छोटा सा वाकया इस पार्टिसिपेटरी बजटिंग का आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा, हालांकि मेरी फॉर्मल स्पीच भी नहीं है। हम लोग सरकार में बैठे हुए लोग या बाहर लोग जब सोचते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, तो अपनी कल्पनाओं के आधार पर नीतियां बनाते हैं। हमें लगता है लोगों को तो फलाना चाहिए होगा, हम उस इलाके में अधिक से अधिक हम उस इलाके के 4 लोगों से मिलकर कुछ निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जब हमने ये मीटिंग्स की पार्टिसिपेटरी बजट की, तो बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया। एक इलाके में लोगों ने अपने बजट के लिए तरह तरह के प्रस्ताव रखे, 20-25 तरीके के प्रस्ताव आए। वहीं एक प्रस्ताव लाइब्रेरी बनाने का आया। अब सामान्यतः दिल्ली में जब बजट बनता है, दिल्ली में योजनाएं बनती हैं, तो लाइब्रेरी स्थानीय स्तर पे मोहल्ले के लोग लाइब्रेरी के लिए वोट करेंगे, ये कल्पना में नहीं आता लोगों को, या उनकी प्रायोरिटी में होगी। लेकिन जब 20-25 प्रस्ताव उन्होंने रखे, हमने कहा भाई इन 20-25 प्रस्तावों में से सबसे पहले कौन सा काम कराया जाए, तो लोगों ने कहा कि लाइब्रेरी बनाइए, सबसे ज्यादा वोट लाइब्रेरी को पड़े। ये अद्भुत था। मैं सोच रहा था लोग सड़क मांगेंगे, मैंने सोचा लोग सीवर रिपेयर मांगेंगे, मैंने सोचा पानी की बात करेंगे, उन्होंने कहा हमें लाइब्रेरी की थी। अच्छी बात है, जनता का पैसा है, जनता के हिसाब से खर्च हो, हमें क्या दिक्कत है, हमारा काम यही है, यही स्वराज है। तो हमने फैसला किया। एक और घटना घटी एक सभा में, वहां पे हमने जो पेंशन दी जाती है इसका भी प्रस्ताव रखा, भाई इसमें से किसी को पेंशन देनी है। तो पेंशन मांगने एक महिला उठ के खड़ी हुई कि मुझे ओल्ड एज पेंशन मिलनी चाहिए। अब वो जैसी ओल्ड एज पेंशन लेने वाली वो महिला खड़ी हुई, तब तक उसी के मोहल्ले से कोई दूसरी महिला खड़ी होने लगी, बोली नहीं नहीं इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ये तो इनकी तो बेटी सरकारी नौकरी चाहिए। जो ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन गरीबतम लोगों के लिए बनी हुई है, उनमें बंद कमरों में बैठ के फैसले होते हैं, तो वो पता नहीं किस किस को पड़ जाती है। तो नहीं करते। लेकिन जब जनता ने तय किया तो ईमानदारी से गरीब लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हुई। और जो नाजायज तरीके से सक्षम लोग पेंशन पे डाका डाल के बैठ जाते थे, नेताओं से अपनी नजदीकी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, तो उन्होंने बाकायदा इसको परिवर्तन किया। यहां परिवर्तन हुए, लोगों ने साफ गोई से रखा कि नहीं साहब इसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, डिजर्विंग कैंडिडेट और है उसको मिलनी चाहिए, और उसके बारे में पेंशन चाहिए। तो ये बड़ी अद्भुत घटना। तो ये पार्टिसिपेटरी बजटिंग के मैं फायदे गिनाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल दे रहा था। अध्यक्ष महोदय, एक और पहल हम लोगों ने की है इस बार। इसी क्रम में एक स्वराज निधि, स्वराज फंड स्थापना कर रहे हैं। स्वराज फंड का इसका प्रस्ताव है। इसके जरिए नागरिक अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिकता के अनुसार स्वयं चुने हुए कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे। और मैं स्वराज निधि के कार्यक्रम के लिए 253 करोड़ रुपए बजट के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं। ये स्वराज निधि है क्या? वैसे तो इस बजट में शामिल पूरी की पूरी राशि जनता की राशि है। पंजाबी खबरों में फिलहाल इन्ना ही। सानू तो इजाजत, धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।